हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं VBU सेमेस्टर 2 जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है, उनका मेजर पेपर 2 के बारे में। ठीक है, जिनका सेशन 23 से 27 है सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये किसी भी सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो सिलेबस है आपका सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी मेजर वालों का, ठीक है, जो भी सेमेस्टर 2 में है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है लिखा है कि उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन करें। ठीक है, उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये अफवाह प्रणाली क्या होता है? मान लीजिए कि कोई नदी है, वो नदी जब बहती है और उसके साथ कई सहायक नदियां मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है ये। ठीक है, एक व्यवस्था है, एक जाल बनाया गया है नदियों द्वारा, तो उसी व्यवस्था को अफवाह प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है और बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम है वो अच्छे से जाए। ठीक है, अच्छा से आप उसका तैयारी कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए समझते हैं आंसर को कैसे लिखना है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि उत्तरी भारत की अधिकांश नदियाँ हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। बताया जा रहा है कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो सब सारा जो अधिकतर नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, आगे की उत्तरी भारत की अफवाह प्रणाली के अंतर्गत 3 मुख्य नदी सम्मिलित हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये आपका 3 मुख्य नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल से। लिखा है कि सिंधु तथा इनके सहायक नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। अरब सागर कहाँ पर है? तो अरब सागर आप देख सकते हैं मुंबई के बगल में, महाराष्ट्र के पीछे जो है आपका अरब सागर है। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये जो नदियां हैं वो सिंधु नदी, ये अपना जल कहाँ विसर्जन करती है? अरब सागर में। आगे लिखा है कि जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसके सहायक नदियों का जल बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती है, जिससे हिमालय के वर्तमान स्वरूप में आने पर ये नदियां 1500 से 3900 मीटर गहरी घाटियां का गार्ज बनाकर बहने लगी है। क्या बोला जा रहा है कि जब बोला जा रहा है कि जिससे हिमालय के वर्तमान स्वरूप में आने पर आज का जो स्वरूप है, ये नदियाँ 1500 से 3900 मीटर गहरी घाटियाँ या गार्ज बनाकर बहने लग गई। मतलब पहले जो है ये थोड़ा सा ऊपर में बहती थी। ठीक है, और लेकिन जब समय बीतता गया और नदियाँ जब बहती रही तो ये 1500 से 3900 मीटर का गहरा गार्ज बना दिया, गड्ढा करके वो बहने लगी है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है। आगे लिखा है कि इसी कारण हिमालय में बहने वाली नदियां हिमालय के ढाल के अनुरूप नहीं बहती। और इसी के कारण क्या है कि जो हिमालय का जिधर ढलान है उधर ना बह के जिधर जिधर नदियां बहती है, क्योंकि गार्ज बन चुका है। ठीक है, गार्ज पहले से बना हुआ है, तो अपना रास्ता वो पहले से बनाया हुआ है। आगे समझते हैं। आगे लिखा है कि सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। क्या बोला जा रहा है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। महान हिमालय पर्वत इन नदियों के उद्गम स्थल से लगभग 1500 मीटर अधिक ऊंचे। जहाँ पर से ये नदियाँ निकलती है वहाँ से जो माउंट एवरेस्ट है वो कितना दूर है, कितना ऊंचा है? तो आपका बताया जा रहा है कि लगभग 1500 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि उक्त नदियों को महान हिमालय श्रेणी को काटते हुए उत्तरी भारत के मैदान में प्रवेश करना पड़ता है। ये जो सिंधु है, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इनको क्या करना पड़ता है कि जो उत्तरी हिमालय है उसको काट के उत्तरी भारत में आना पड़ता है, प्रवेश करना पड़ता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि उत्तरी भारत के प्रमुख नदी क्रम। अब जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी भारत की अफवाह प्रणाली, इसमें जो प्रमुख नदी क्रम है वो क्या क्या है उसको आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, लिखा है कि उत्तरी भारत में बहने वाली सभी नदियां निम्न 3 नदी क्रमों के अंतर्गत सम्मिलित है। उत्तरी भारत का जो बहने वाला नदी है उसमें जो सभी नदियां वो निम्न 3 नदी क्रमों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आपका कौन सा है? यहाँ पर लिखा है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्रम के अंदर आपका सारा इसका जो 5 सहायक नदी है वो आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि गंगा नदी क्रम, तो गंगा नदी का जो सहायक नदी वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम को, तो उसके जो सहायक नदी है और उसका जो विसर्जन है, जो वितरण है, जो विस्तार है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अभी सिंधु नदी क्रम को। क्या लिखा है कि इस नदी क्रम में सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास तथा सतलज सम्मिलित है। सिंधु का जो 5 सहायक नदी है आपका हो गया झेलम, रावी, चिनाब, व्यास तथा सतलज, ये सभी सिंधु नदी का सहायक नदी है। ठीक है,
आगे लिखा कि यह नदियाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों से बहती हुई पाकिस्तान में सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। ये नदी क्या है कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्यों में बहती हुई पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर झील के निकट से निकलकर जम्मू कश्मीर में 114 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। बताया जा रहा है कि जो सिंधु नदी है वो हिमालय के मानसरोवर झील के निकट से, ठीक है, मानसरोवर झील के निकट से कहाँ निकल कर क्या करता है कि जम्मू कश्मीर आ गया आपका, वहाँ पर 114 किलोमीटर की लंबाई तय करता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं मानसरोवर झील के पास से ये निकलता है, जहाँ पर आप बोल सकते हैं एक राक्षस ताल नाम ताल है, राक्षस ताल, वहीं से ये सब नदियाँ निकलती है। ठीक है, सिंधु आपका वहीं से निकलती है, सिंधु और सतलज दोनों ही। तो वही बताया जा रहा है, आगे समझते हैं। लिखा है कि 114 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और दक्षिण पश्चिम की ओर कराची के पूर्व अरब सागर में विलीन हो जाती है। दक्षिण पश्चिम की ओर कराची में, ठीक है, कराची के पूर्व अरब सागर में विलीन हो जाती है। भारत में सिंधु नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। भारत में जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसको समझेंगे। सबसे पहला है आपका झेलम नदी। लिखा है कि इस नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के ऊपरी हिस्से में स्थित पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग नामक स्थान से मीरपुर में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मीरपुर से क्या है कि पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो आपका हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग नामक स्थान से। वेरीनाग स्थान से इसका उद्गम है। ठीक है, किसका, झेलम नदी का। दूसरा है आपका रावी नदी। क्या लिखा है कि उद्गम हिमाचल प्रदेश में विस्तृत पीर पंजाल श्रेणियों के दक्षिणी ढालों पर स्थित कुल्लू पहाड़ियों से। इसका उद्गम कहाँ से, कुल्लू पहाड़ी से, जो कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, आपका रावी और झेलम दोनों वहीं से निकलता है। झेलम हो गया आपका पीर पंजाल श्रेणी वेरीनाग स्थान से, और आपका जो रावी नदी है वो स्थित है कुल्लू पहाड़ियों से निकलता है। वो भी कहाँ का है, पीर पंजाल श्रेणी का ही है, जो आपका दक्षिणतम भाग है। आगे लिखा है कि अतारी के समीप पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में इस नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। अतारी पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ से क्या है कि भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये नदी, और बाद में मिल जाती है कहाँ पर, रावी नदी कहाँ मिलती है, मिलती है आपके चिनाब में, और चिनाब नदी फिर जाके मिलती है सिंधु से। तो ये बताया जा रहा है कि भारत में इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है, कितना, 725 किलोमीटर इसका लंबाई है भारत में। आगे समझते हैं। तीसरा जो इसका सहायक नदी है चिनाब नदी। उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में स्थित बाड़ा लाचाला दर्रा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, बाड़ा लाचाला दर्रा से। ठीक है, चंद्रा तथा भागा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चिनाब के, वो कौन से, चंद्रा और भागा। जम्मू कश्मीर के अखनूर नगर के दक्षिण में यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में इस नदी की लंबाई 1800 किलोमीटर है। अखनूर नगर से क्या है कि जब जम्मू कश्मीर के अखनूर नगर से ये कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान में। ठीक है, और भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है। ये सब आपको सब कुछ याद रखना है। चौथा क्या है, ब्यास नदी। उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। हरिके नामक स्थान पर यह नदी सतलज नदी से मिल जाती है। भारत में कुल लंबाई 460 किलोमीटर। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और हरिके नामक स्थान पर यह नदी सतलज नदी से मिल जाती है, और इसका जो कुल लंबाई है भारत में ये 460 किलोमीटर। पांचवा आपका सतलज नदी। उद्गम तिब्बत क्षेत्र में विस्तृत जास्कर श्रेणी पर स्थित धर्मा दर्रे से। इसका जो उद्गम है वो कहाँ है, धर्मा दर्रे से, जो कहाँ पर स्थित है, वो आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है कि भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, और जो भारत में है वो आपका सिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है। ये आपका चाइना का क्षेत्र से निकल के फिर आता है कहाँ पर, भारत में, और कहाँ से प्रवेश करता है, तो सिपकिला दर्रा से। आगे लिखा है कि हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। भारत में इस नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर, और भारत में इसका जो कुल लंबाई है वो 1050 किलोमीटर। आगे हम लोग समझते हैं। आपका सिंधु नदी क्रम हो गया, दूसरा में आपका है गंगा नदी क्रम। इसको हम लोग समझेंगे। लिखा है कि गंगा नदी क्रम भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्रम है। क्या बोला जा रहा है कि जो गंगा नदी क्रम है वो भारत का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्रम है। ठीक है, जो भारत के लगभग 25% भाग पर विस्तृत है।
2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ, घोषित कर दिया गया था राष्ट्रीय नदी। ठीक है, आगे लिखा है कि गंगा इस नदी क्रम में सर्वप्रथम नदी है, जबकि यमुना, सोन, चंबल, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानदी इस नदी क्रम की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसकी जो सहायक नदियां यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब आप गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, ये सब गंगा की सहायक नदियां। और बताया जा रहा है कि 2008 में इसे गंगा नदी को क्या किया गया था, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। इसको जो गंगा नदी का इतना मान्यता क्यों है, तो भारत में लगभग 25% भाग पर यह विस्तृत है। ठीक है, लगभग 25%, भारत का जो 25% हिस्सा है यहाँ पर इस नदी का विस्तार है। अब ये आपका जो गंगा नदी क्रम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सहायक नदियां हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले जो मुख्य नदी है वो क्या, कौन सा है, गंगा नदी। क्या लिखा है कि गंगा दो नदियों अलकनंदा तथा भागीरथी से मिलकर बनती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यमुना नदी से मिल जाती है। गंगा नदी जो है आपका भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बना है। देवप्रयाग में दोनों नदियों का मिलन होता है और उसके बाद यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना नदी से यह मिलता है। दूसरा पॉइंट आपका है यमुना नदी। यमुना एक बहुत बड़ा सहायक नदी है गंगा का, वो समझते हैं। लिखा है कि यमुना नदी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उद्गम यमुनेत्री हिमनद से है। ये जो यमुना है वो गंगा का बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है यमुनेत्री हिमनद से है। कुल लंबाई 1300 किलोमीटर, इसका जो कुल लंबाई है वो 1300 किलोमीटर बताया गया। ठीक है, आगे समझेंगे। आगे इसी में घाघरा नदी। सारा नदी का हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो बड़े बड़े नदियां हैं सहायक नदी उसके बारे में लोग बात करेंगे। ठीक है, तो घाघरा नदी है। लिखा है कि उद्गम मापवा चुंगो हिमनद से। कहाँ से, मापवा चुंगो हिमनद से। कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। छपरा में गंगा से मिलन होता है और छपरा में जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, डी नंबर में आपका सोन नदी। उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से। अमरकंटक आपका कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उद्गम कहाँ है, अमरकंटक पहाड़ियों से। पूर्व की ओर 780 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। पटना में गंगा में विलीन हो जाती है और पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ई नंबर में आपका दामोदर नदी। ये सब कुछ मुख्य नदी है। ठीक है, तो ये झारखंड का नदी है। उद्गम छोटा नागपुर पठार से, लंबाई 541 किलोमीटर। उद्गम जो है इसका छोटा नागपुर पठार से, दामोदर नदी का, झारखंड का बहुत बड़ा नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 541 किलोमीटर है। आगे बताया जा रहा है कि कोलकाता से 48 किलोमीटर पहले हुगली नदी से मिल जाती है और कोलकाता से जाने से पहले हुगली नदी है, कोलकाता से 48 किलोमीटर पहले हुगली नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 2 हो गया। पहले हम लोगों ने समझा सिंधु नदी क्रम, फिर गंगा नदी क्रम और अब हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी क्रम को। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के पूर्वी ढालों पर 5150 मीटर ऊंचाई से होता है। क्या बताया जा रहा है कि तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के पूर्वी ढालों पर होता है। ठीक है, कहाँ, 5150 मीटर ऊंचाई से होता है। आगे लिखा है कि मानसरोवर झील के पूर्व से प्रारंभ होकर पश्चिम से पूर्व की ओर 1290 किलोमीटर की लंबाई तिब्बत में बहती है। ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी क्रम है, वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका 1290 किलोमीटर कहाँ बहती है, ये आपका तिब्बत में है। ठीक है, सबसे पहले ये तिब्बत में 1290 किलोमीटर का जो लंबाई तय करती है। उसके बाद आती है भारत में यह यांगयाप दर्रे से प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है और भारत में जो प्रवेश करने का गेट है, जो द्वार है, वो कौन सा है, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा से जो आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी वो भारत में प्रवेश करती है। और जो तिब्बत में इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो क्या है, सांगपो नदी। ठीक है, तो वहाँ पर इसको सांगपो बोलते हैं। जब ये हमारे देश में आते तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे लिखा है कि बांग्लादेश में गंगा की सहायक नदी पद्मा में विलीन हो जाती है। और आगे जो गंगा की सहायक नदी है पद्मा में विलीन हो जाती है। ये जो आप पद्मा देख रहे हैं ये कहाँ पर जाके बनेगी, गंगा की सहायक नदी पद्मा में जाके विलीन हो जाएगी। और जब ये गंगा और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी वो आगे जाके जब बांग्लादेश में मिलता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलेगी तो वहाँ पर क्या इसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा मेघना। ठीक है, तब इसका नाम मेघना हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहला नाम है सांगपो, फिर दूसरा में हम लोग ने यहाँ पर नाम दिया ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरा जो नाम है इसका, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, मेघना इसका नाम हो जाता है वहाँ पर। आगे लिखा है कि भारत में कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से उसकी 2 सहायक नदी दिबांग तथा लोहित मिलती है।
और असम राज्य में जो ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं, सहायक नदी, वो कौन सी है? दिबांग और लोहित यहाँ पर मिलती है। ठीक है, लोहित हो गया आपका, फिर हो गया सुबनासिरी नदी, धनसिरी नदी, ये सब क्या है? सब तीस्ता नदी, ये सब क्या है? सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये आपका अफवाह प्रणाली हो गया, उत्तरी भारत का अफवाह प्रणाली क्वेश्चन था। तो इसका आज हम लोगों ने देखा कैसे इसको लिखना है। अगर चैनल पर आप लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सभी सेमेस्टर का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से कराया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।